गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो अपन स्टार्ट करने वाले हैं अपना केस सिनेरियो नंबर 24। केस सिनेरियो नंबर 24 अपन को क्या बोलता है, अपन को ध्यान से सुनेंगे इस बात को। क्या बोलता है केस सिनेरियो नंबर 24? मिस्टर कश्यप, ए मैन्युफैक्चरर हैज डिस्क्लोज्ड नेट प्रॉफिट ऑफ रुपीज 40 लाख फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025. ही क्लेम्ड डेप्रिसिएशन ऑफ रुपीज 12 लाख 20,000 इन हैज बुक्स ऑफ अकाउंट्स। मिस्टर कश्यप करके एक मैन्युफैक्चरर है जो अपने बुक्स में कितना प्रॉफिट बताता है, 40 लाख का वो प्रॉफिट बताता है। उसमें से वो बोलता है कि उसने 12,20,000 का उसने डेप्रिसिएशन क्लेम किया इन द बुक्स। उनको पता है डेप्रिसिएशन कौन सा वाला अलाउड होता है? अपन को डेप्रिसिएशन अलाउड होता है एज पर इनकम टैक्स, एज पर बुक्स अपन को अलाउड नहीं होता है। तो अपन क्या करेंगे ना, जो अपना 40 लाख का प्रॉफिट है उसमें अपन ये जो बुक्स का डेप्रिसिएशन अपन वापस ऐड कर देंगे, और जो अपना डेप्रिसिएशन आएगा एज पर इनकम टैक्स उसको अपन क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। एक्सपेंडिचर इन P&L इंक्लूड्स इंटरेस्ट पेबल टू मिस्टर राज। मिस्टर राज को कुछ इंटरेस्ट पेबल है, वो भी इसको इंक्लूड किया है उसने। P&L में वो डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो एक रेजिडेंट है, विदाउट डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स, बिना टीडीएस काटे आपने क्या किया, उसको पेमेंट कर दिया है इंटरेस्ट का। कितने रुपए का? 1.5 लाख रुपए का। सच टैक्स वॉज हाउएवर डिडक्टेड ऑन 15th अप्रैल 2025। अब जो टैक्स आपको 31 मार्च तक काटना चाहिए था, आपने क्या किया, 15 अप्रैल को काटा है और 17 मई को उसको अपने गवर्नमेंट को जमा करवा दिया है। देखो, आप जमा तो ड्यू डेट की डेट तक करवा सकते हो, रिटर्न वैल्यू की ड्यू डेट तक आप जमा करवा सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। बट आपको काटना 31 मार्च से पहले पहले पड़ता है। आपने 31 मार्च के अगर बाद काटा है तो आपको ये खर्चा इस साल में अलाउड नहीं होगा, ये आपको अगले साल में अलाउड हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका इंटरेस्ट आपने पे किया है रेजिडेंट को, उसका आपको 30% आपको डिसअलाउड हो जाएगा। आपको 30% आपको डिसअलाउड हो जाएगा, यानी कि 45,000 आपको डिसअलाउड हो जाएगा। मतलब आपने जो 40 लाख का प्रॉफिट है उसमें से ये पूरा इंटरेस्ट आपने लेस कर दिया होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा ना, 45,000 आपको वापस ऐड करना पड़ेगा। जो आपका क्या है, 30% ऑफ रुपीज 1.5 लाख का है, उसको आपको वापस ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे। मिस्टर कश्यप इज इंगेज इन हाउस साइंटिफिक रिसर्च, वो इन हाउस साइंटिफिक रिसर्च में इंगेज्ड है एंड डेवलपमेंट में इंगेज्ड है। He incurred expenditure of rupees 1,50,000 on purchase of research equipment and 1 lakh as remuneration paid to scientist. उसने 1.5 लाख का क्या किया ना, इक्विपमेंट खरीदा और 1 लाख का सैलरी दिया साइंटिस्ट को। अब मेरी बात समझना, अगर आप इन हाउस रिसर्च करवाते हो तो आपको ये सारा खर्चा अलाउड हो जाता है एज पर सेक्शन 35। और पता है, अगर आप डिफॉल्ट टैक्स सिस्टम फॉलो करते हो 115 BAC, तो भी आपको ये खर्चा अलाउड ही रहता है, क्योंकि 115 BAC में ओनली आपको जो आप बाहर से रिसर्च करवाते हो उसका जो एक्सपेंडिचर वो आपको डिसअलाउड होता है। ये वाला एक्सपेंडिचर आपको 115 BAC में भी अलाउड हो जाता है। तो इसका आपको कोई भी एडजस्टमेंट करने का जरूरत नहीं है, नो एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड। क्यों सर? क्योंकि इसने P&L में पहले ही इसको डेबिट में डाल दिया और डालना भी चाहिए था, इसमें कोई आपको एडजस्टमेंट करने का यहाँ पे जरूरत नहीं है। मिस्टर कश्यप परचेज्ड ए न्यू प्लांट एंड मशीनरी ऑफ रुपीज 45 लाख। वो नई प्लांट एंड मशीनरी खरीदता है 45 लाख रुपए की 2 अगस्त को। उसको पुट टू यूज लगाता है वो 1 नवंबर को। पता है, अपन को डेप्रिसिएशन मिलता है पुट टू यूज की डेट से, तो अपन को 1 नवंबर से देखना है। तो अपने 3 अक्टूबर के बाद उसको पुट टू यूज किया, तो अपन को हाफ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन यहाँ पे मिलने वाला है। तो यहाँ पे जितना भी प्लांट एंड मशीनरी यानी कि 15% मिलता है, तो अपन को 7.5% यहाँ पे मिलने वाला है। और न्यू मशीन है और अपन मैन्युफैक्चरर है, तो अपन को एडिशनल डेप्रिसिएशन यहाँ पे मिलने वाला है। फॉर दिस पर्पज ही बोरोड रुपीज 25 लाख ऑन 1 अगस्त। उसने इसके लिए क्या किया, 25 लाख का एक लोन लिया है 1 अगस्त को, जिसका इंटरेस्ट है 10% पर एनम। उसका 10% पर एनम क्या है, उसका इंटरेस्ट है, विच इज डेबिटेड इन P&L अकाउंट, जो कि इसने इंटरेस्ट को क्या किया, P&L अकाउंट में डेबिट कर दिया। ठीक है, अब मेरी बात समझना, उसने 25 लाख का लोन लिया है 1 अगस्त को। इसने एसेट को यूज कब, पुट टू यूज कब किया, 1 नवंबर को। तो पता है, आप जब लोन लेते हो, जब आपका एसेट पुट टू यूज होता है, उसके बीच का जो इंटरेस्ट आता है अपनी एसेट की कॉस्ट में ऐड होता है, वो अपना P&L में नहीं जाता है। तो अपना इंटरेस्ट कितना आएगा, अगस्त सितंबर अक्टूबर का, जो अपन को एसेट की कॉस्ट में ऐड करना, वो अपन को निकालना पड़ेगा। तो अपना 25 लाख का लोन है, तो उसको अपन का 10% का अपन का इंटरेस्ट लगा है, राइट। और ये इंटरेस्ट पूरे साल का है। अपन को अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, अपन को 8 महीने का इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। पहले तो 8 महीने का अपने इंटरेस्ट निकाल दिया, तो अपना टोटल इंटरेस्ट जो आएगा वो आएगा अपने पास, वो आएगा अपने पास 1,66,667, राइट। इतना अपने पास टोटल इंटरेस्ट आने वाला है। अब इसमें से वो इंटरेस्ट कौन सा वाला है जो अपन को एसेट की कॉस्ट में ऐड करना है, वो करना है अपन को अगस्त सितंबर अक्टूबर का। तो ये जो 166 है, ये वाला 166,667 है, ये 8 महीने का इंटरेस्ट है। और अपन को 3 महीने का इंटरेस्ट अपन को एसेट की कॉस्ट में ऐड करना है, तो 3/8 कर देंगे अपन। तो जो इंटरेस्ट आएगा अपन क्या करेंगे, एसेट की कॉस्ट में ऐड कर देंगे। ये कितना आएगा अपने पास, ये अपने पास आएगा, ये अपने पास आने वाला है 62,500।
ये अपन एसेट की कॉस्ट में ऐड कर देंगे, तो जो बाकी बचा इंटरेस्ट अपन क्या करेंगे, उसको P&L में लेके चले जाएंगे। 1,04,167 और P&L में चला जाएगा। अब मेरी बात समझना, इसने क्या लिखा है ना, वो इंटरेस्ट को P&L में ले जा चुका है, इसका मतलब इसने ये वाला इंटरेस्ट को P&L में लेके चला गया। अपन को ये वाला लेके जाना चाहिए था, तो अपन ने ज्यादा प्रॉफिट को कम कर दिया, तो अपन क्या करेंगे, प्रॉफिट को वापस बढ़ा देंगे 62,500 से, 62,500 से अपन प्रॉफिट को बढ़ा देंगे। चलिए, और अपना एसेट का कॉस्ट कितना बन जाएगा पता आपका, न्यू एसेट का कॉस्ट कितना बनेगा, न्यू एसेट का अपना कॉस्ट बनेगा, तो 45 लाख तो अपने परचेज का कॉस्ट पे किया था, और ये 62,500 अपना एसेट में कॉस्ट में ऐड हो जाएगा, तो अपना टोटल कॉस्ट रहेगा एसेट का 45,62,500। इस पे अपन को डेप्रिसिएशन मिलने वाला है। आगे देखो क्या लिखा है, रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ ब्लॉक ऑफ प्रीवियस ईयर 20 ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 15% एज ऑन 1 अप्रैल 2024 इज ₹95 लाख। तो आपका ओपनिंग WDV है प्लांट एंड मशीनरी का, वो है 95 लाख। तो ये वाला न्यू था। अब हम बात करेंगे ओल्ड वाला। ओल्ड एसेट कितना पड़ा था, ये पड़ा था 95 लाख आपका ओपनिंग में। चलिए, अब मेरी बात सुनना, आगे क्या लिखा है, टर्नओवर फॉर द प्रीवियस ईयर 23-24 एंड प्रीवियस ईयर 24-25 इज ₹2.5 करोड़ एंड 3 करोड़ रुपीस, ये उसका टर्नओवर है रिस्पेक्टिवली। ओके, इसके बेस पे आपको क्या करना है ना, आपको एमसीक्यूज के आपको आंसर देने हैं। चलिए पहले एमसीक्यू देखते हैं क्या लिखा है, What would be the depreciation allowable under section 32 in respect of block of plant and machinery for assessment year 25-26? उसको कितना डेप्रिसिएशन यहाँ पे अलाउड होने वाला है वो अपन को निकालना है। तो अपने पास ये एसेट है, एक तो न्यू है एक ओल्ड है, और अपन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है, तो अपन को एडिशनल डेप्रिसिएशन यहाँ पे मिलने वाला है। चलिए अपन क्या करेंगे ना, इस पर डेप्रिसिएशन निकालेंगे, और इस पर मिलेगा अपन को हाफ, क्योंकि अपन ने 1 नवंबर को इसको पुट टू यूज लगाया है, इस पर अपन को फुल मिल जाएगा, राइट। तो इस पर अपन को मिलेगा 15%, इस पे अपन को मिलेगा 7.5%। और पता है न्यू प्लांट एंड मशीनरी अपने मैन्युफैक्चरर है, तो अपन को एडिशनल डेप्रिसिएशन भी मिलेगा, यहाँ पे अपन को मिलेगा 10% एडिशनल डेप्रिसिएशन, क्योंकि अपन ने उसको 180 दिन से कम यूज किया, तो अपन को हाफ रेट ऑफ एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलने वाला है। एडिशनल डेप्रिसिएशन टोटल मिलता है 20%, अपन को मिलेगा यहाँ पे 10%, और यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो अपना टोटल जो डेप्रिसिएशन आएगा, तो 45,62,500 का 17.5% कितना आता है, 45,62,500 का 17.5% कितना आता है, ये आ पाएगा 7,98,438, और इसका 15% अपने पास आएगा 14,25,000। तो अपना टोटल जो डेप्रिसिएशन अपन को मिलने वाला है वो मिलेगा अपन को 22,23,438। अपन को इतना डेप्रिसिएशन यहाँ पे मिलने वाला है। तो अपना टोटल डेप्रिसिएशन अपन को इतना यहाँ पे मिलने वाला है। तो पहले का आंसर रहेगा 22,23,438। तो अपने यहाँ ए वाला आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिसअलाउंस इफ एनी अट्रैक्टेड फॉर द नॉन डिडक्शन ऑफ टीडीएस ऑन इंटरेस्ट पेबल टू मिस्टर राज। मिस्टर राज को जो इंटरेस्ट पे किया उसके अगेंस्ट में कितना अमाउंट अपना डिसअलाउड होने वाला है। तो अपने यहाँ देखा था अपना 30% अपना डिसअलाउड हो जाएगा। तो 1.5 लाख का 30% यानी 45,000 अपना डिसअलाउड हो जाएगा। तो यहाँ पे 45 लाख आंसर नंबर सी में, आंसर नंबर सी अपना यहाँ पे सही हो जाएगा। व्हाट वुड बी द टोटल इनकम, व्हाट वुड बी द income under the head PGBP of Mr. Kashyap for assessment at 25-26 under the normal provision। आपका नॉर्मल प्रोविजन से आपका पीजीबीपी का टोटल इनकम कितना आएगा। तो पीजीबीपी का टोटल इनकम कितना आएगा, तो पता है अपना सारे इनकम आप सारे खर्चे अपने डिसअलाउ कर देते थे जो करने चाहिए थे अपन को, और अपन इसमें से लेस कर देंगे डेप्रिसिएशन जो अपन को इनकम टैक्स के हिसाब से अलाउड होने वाला है, वो होने वाला है 22,23,438। तो अपना यहाँ पे इनकम आ जाएगा एज पर पीजीबीपी एज पर नॉर्मल प्रोविजन। तो कितना आएगा फटाफट से कंप्यूट करके बताइए मेरे को। 40 लाख प्लस 12,20,000 प्लस 45,000 प्लस 62,500 और माइनस इसमें हो जाएगा 22,23,438। तो अपने पास इनकम आएगा 31,04,062। ये अपना टोटल इनकम आने वाला है एज पर पीजीबीपी। तो ये आएगा अपना आंसर 31,04,000। ये अपना आंसर है ए वाला, राइट। यहाँ ए वाला अपना आंसर सही हो जाएगा। चलिए, what would be the income chargeable under the head PGBP of Mr. Kashyap for assessment at 25-26 if he paid tax under default tax regime। ये 115 BSC से अगर टैक्स पे करता है तो उसका कितना इनकम PGBP में टैक्सेबल होने वाला है। अब मेरी बात समझना, तो रिडक्शन तो ये सेम ही रहने वाले हैं, जो आपको डिसअलाउड होने वाले सेम होने वाले हैं,
बट आपको ओनली जो एडिशनल डेप्रिसिएशन है ये नहीं मिलेगा अंडर सेक्शन 115 PAC। तो आपका 45,62,500 का आपको 10% आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन यहाँ पे नहीं मिलने वाला। तो अपन क्या करेंगे ना, 31,04,062 में जो एडिशनल डेप्रिसिएशन का पार्ट है जो अपने यहाँ लेस किया था वापस वापस ऐड कर देंगे। तो कितना करेंगे ना, 45,62,500 का 10% कितना होता है, 4,56,500 नहीं सॉरी 4,56,250 ये अपन वापस ऐड कर देंगे। तो अपने पास क्या आ जाएगा, एज पर 115 PAC अपने पास टोटल इनकम यहाँ पे आ जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, इसमें 4,56,250 ऐड कर देंगे तो अपने पास आएगा 35,60,312 ये अपने पास टोटल इनकम आ जाएगा। इसको अपन क्या कर सकते हैं, 35 लाख सॉरी टैक्स का कंप्यूटेशन करने के बाद करना होता है ना, पहले नहीं करना होता, ठीक है। ये अपना आएगा 35,60,312 राइट। तो ये अपना आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी वाला, या सी वाला अपना आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। यहाँ आके अपना सारा क्या होता है, MCQ 24 कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे अपना MCQ नंबर 24 यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। चलिए एक बार MCQ नंबर 24 को फटाफट से आप देख लीजिए, उसके बाद क्या करेंगे अपन MCQ नंबर 25 का यहाँ पे बात करने वाले हैं। चलिए केस सीनियर नंबर 25 का बात करते हैं अपन। सर हमने अभी तक केस सीनियर नंबर 24 को नहीं देखा तो वीडियो को पॉज करके देख लीजिए ना। तो अपन क्या बात करेंगे, केस सीनियर नंबर 25 का अपन बात करने वाले हैं। क्या लिखा, Messrs Abhinav and Sons a sole proprietorship is engaged in the business of manufacturing pharmaceutical products and it has started its business on 20th June 2020 को इसने क्या किया, बिजनेस को अपना स्टार्ट किया है। Tax head of Messrs Abhinav and Sons furnished you the following particulars for the year ended 31st March 2025। 31 मार्च 2025 को आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रखा है। उसका PGBP का इनकम है 5,75,22,750। उसका इंटरेस्ट आया है FD से, उसको इंटरेस्ट आया FD से वो आया 12,50,000 जो आपका ग्रोस इनकम है। इस पे आपका TDS काट लिया गया है, पहले ही। डोनेशन है जो PM केयर फंड में आपने किया है वो किया 2.5 लाख रुपए का। इसका पता आपको 80G में डिडक्शन मिल जाता है। अगर आप नॉर्मल प्रोविजन से अगर टैक्स पे करते हैं तो आपको इसका 80G में आपको डिडक्शन मिल जाता है 2,50,000 रुपए का। और आपका इस साल का जो टर्नओवर है वो रहेगा आपका 15 करोड़ 50 लाख रुपीज, ठीक है। मेसर्स अभिनव एंड सन्स ने क्या किया है ना, वो क्या करती है, डिफॉल्ट टैक्स रिजिम को फॉलो नहीं करती है, वो नॉर्मल प्रोविजन से अपना टैक्स पे करती है, ठीक है। तो उसको सारे डिडक्शन मिल जाएंगे चैप्टर 6A के, ठीक है। इट वॉज एम्प्लॉयड टोटल 150 एम्प्लॉयज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 23-24। उसने 23-24 में 150 एम्प्लॉयज को क्या किया है, उसने दिया, उसको एम्प्लॉयमेंट दिया है विद द एनुअल इंक्रीमेंट ऑफ 10%। उनके सैलरी को हर साल क्या करता है 10% से उसको बढ़ा देता है। आपको ये डिटेल दे रखा है उनका। इन्होंने कब कब ज्वाइन किया, इसने एक 5 मई को ज्वाइन किया है, 1 मई को ज्वाइन किया है, 1 जून को ज्वाइन किया और 1 जुलाई को ज्वाइन किया। पता है ATWW में मैंने पढ़ा था, तो मैंने क्या पढ़ा था कि जो एम्प्लॉई है आपकी दुकान पे 240 डेज से ज्यादा काम करना चाहिए, ठीक है। तो पता है इनकी ज्वाइनिंग डेट से ही लग रहा है कि भाई इन्होंने पूरे साल में बाकी साल में काम किया है, तो इन्होंने 240 दिन से ज्यादा ही काम किया है, ठीक है। अब यहाँ पे ATWW ने दूसरा नियम क्या था कि जिसका सैलरी 25,000 से ऊपर होगा वो ATWW के एलिजिबल नहीं होगा। उस एम्प्लॉय के लिए आप ATWW आप क्लेम नहीं कर सकते। सेकंड, जिसने URPF में पैसा डाला है, मतलब RPF में जिसने पैसा नहीं डाला है, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में जिसने पैसा नहीं डाला है, तो वो भी क्या होगा ना, ATWW के लिए एलिजिबल नहीं होगा। तो जिनका सैलरी 25,000 से ज्यादा है, एक तो वो एलिजिबल नहीं है, और जिन्होंने URPF में पैसा डाला यानी कि RPF में पैसा नहीं डाला है, वो भी क्या है, ATWW के लिए एलिजिबल नहीं है। तो अपन यहाँ चेक करते हैं, इसका सैलरी 25,000 से ज्यादा है, इन 50 एम्प्लॉयज का सैलरी 25,000 से ज्यादा है, तो ये ATWW के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। इनका सैलरी 25,000 से कम है, बट क्या है ना, इन्होंने RPF में पैसा नहीं डाला है, इन्होंने URPF में पैसा डाला है, तो ये भी एलिजिबल नहीं होंगे। इनका सैलरी 25,000 से कम है, इन्होंने RPF में पैसा डाला है, तो ये एलिजिबल हो जाएंगे। फिर क्या कहता है, इट हैज एम्प्लॉयड फर्दर 50 एम्प्लॉयज, उसने 50 एम्प्लॉयज और अपॉइंट किए हैं प्रीवियस ईयर 24-25 में, जिनका डिटेल ऐसा दे रखा है अपन को। इन्होंने कब ज्वाइन किया, इन्होंने 1 अप्रैल को ज्वाइन किया। इसका मतलब इन्होंने पूरे साल काम किया है, इन्होंने 240 दिन से ज्यादा काम किया है 20 एम्प्लॉयज ने, और ये रेगुलर वगैरह है, और इनका मंथली इनकम क्या 25,000 रुपए से कम है, नहीं 21,000 रुपए, और उन्होंने RPF में पैसा भी डाला है, तो ये एलिजिबल हो जाएंगे फॉर ATWW। और इनकी बात करें तो इन्होंने 1 अगस्त को इन्होंने ज्वाइनिंग किया है, और इनका सैलरी कितना है, 25,000 से ज्यादा है, तो ये क्या हो गया ना, ये ATWW के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो ATWW के एलिजिबल कौन कौन होने वाले हैं, एक तो ये 35 एम्प्लॉई और ये
20 एम्प्लॉय आपके क्या हो जाएंगे 80 डबल जे डबल ए के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो आपको 80 डबल जे डबल ए का कितना आपको डिडक्शन मिलने वाला है, तो आपको मिलेगा 22,500 मल्टीप्लाई बाई 35 एम्प्लॉयज़ है, और मल्टीप्लाई बाई इन्होंने जुलाई से इन्होंने ज्वाइनिंग लिया है, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, इनको 9 महीने का इनका सैलरी यहाँ पे होने वाला है। और यहाँ पे अगर बात करें तो इनका 21,000 सैलरी है, 20 एम्प्लॉयज़ है और उन्होंने 12 महीने पूरे काम किया है। तो पता है यहाँ पे जितना आप इनको पे करते हो उसका 30% आपको क्या मिलता है, 80 डबल ए का डिडक्शन आपको मिल जाता है। तो इन्होंने आपने उसको कितना पे किया टोटली, आपने इनको टोटली कितना पे किया है फटाफट से मेरे को कंप्यूट करके बताइए। मल्टीप्लाई बाई 35 मल्टीप्लाई बाई 9, तो इसको पे किया 70,87,500 रुपये, 70,87,500। इनको पे किया आपने 21,000 मल्टीप्लाई बाई 20 मल्टीप्लाई बाई 12, तो आपने इनको पे किया 50,40,000। आपने जो टोटल पेमेंट किया है वो आपने किया है 70,87,500। आपने टोटल पेमेंट कितना किया है 1,21,27,500। इसका आपको 80 डबल जे डबल ए मिलेगा 30%, 80 डबल जे डबल ए आपको मिलेगा 30%। कितना मिलेगा, इसका आपको 30% मिलने वाला है, ये आपको मिलेगा 36,38,250 आपको 80 डबल जे डबल यहाँ पे मिल जाएगा। चलिए ये सब आपको अकाउंट पे चेक से पेमेंट करने वाले हैं, अच्छी बात है। और कोई भी एम्प्लॉय छोड़ के नहीं गया है अभी तक जो, तो इसके बेस पे आपको क्या करना है ना, इन्फॉर्मेशन के बेस पे आपको क्या करना है, एमसीक्यूज के आपको आंसर देना है। तो पहला एमसीक्यू आता है, व्हाट इज द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। आपका रिटर्न फाइल करने का ड्यू डेट क्या रहेगा, पता है, इसका ऑडिट होने वाला है। इसका क्या होने वाला है, ऑडिट होगा कि इसका टर्नओवर 15 करोड़ 50 लाख रुपए है, तो इसका ऑडिट होगा तो इसका ड्यू डेट रहेगा अपना 31 अक्टूबर, राइट। What shall be the amount of deduction available to Messrs Abhinav and Sons under section 180 डबल जे डबल ए। 80 डबल जे डबल ए में उसको कितना डिडक्शन मिलेगा, अभी अपन ने कंप्यूट किया है, कितना किया 36,38,250, 36,38,250 अपन को यहाँ पे डिडक्शन मिलने वाला है। What would be the total income of Messrs Abhinav and Sons for the assessment year 25-26 का टोटल इनकम कितना होगा, तो टोटल इनकम अपन अभी निकाल लेते हैं। इनका पीजीबीपी से इनकम कितना है, इनका पीजीबीपी से इनका इनकम है 5,75,22,750, इनका पीजीबीपी से इनकम है। और इनका एफडी से कितना इनकम, एफडी से इनका इनकम है 12,50,000, इनका एफडी से इनकम है। और पता है ये क्या करें, इनका टीडीएस कटा होगा यहाँ पे, तो इनका टीडीएस कितना कटा होगा 194A में, इनका 194A में टीडीएस कटा होगा। 194A में पता 10% गेट से टीडीएस कटता है, तो इनका 1,25,000 इनका टीडीएस कटा हुआ होगा यहाँ पे, ठीक है, इनका टीडीएस इतना कटा हुआ होगा। चलिए तो इतना इनका टोटल इनकम तो अपने पास आ जाएगा। जीटीआई आएगा अपने पास 5,87,72,750। इसमें से अपन को डिडक्शन मिल जाएंगे, एक तो मिल जाएगा 80G का, वो मिलेगा अपन को 2.5 लाख रुपए। इसका पता पीएम केयर फंड में अगर पैसे डालते तो वो 100% डिडक्शन मिलता है, राइट, आपको पूरा डिडक्शन मिल जाएगा। फिर मिलेगा 80 डबल जे डबल ए, ये कितना मिलेगा, ये मिलेगा आपको 36,38,250। तो अपने पास यहाँ पे आ जाएगा एनटीआई कितना आएगा, अपने पास एनटीआई आएगा यहाँ पे अपने पास आएगा एनटीआई 5,48,84,500। ये अपने पास आ जाएगा टोटल इनकम। ये वाला आंसर अपन को कहाँ शो कर रहा है, ये 5,48,84,500, तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी वाला, यहाँ पे अपना आंसर अपना सही हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोलता है, फोर्थ क्वेश्चन मतलब व्हाट वुड बी द टैक्स पेबल, आपका टैक्स पेबल कितना आएगा, तो वो निकालना है अपन को। इस पे कितना टैक्स पे करना पड़ेगा 5,48,84,500 पे अपन को कितना टैक्स पे करना पड़ेगा, तो अपन को कितना टैक्स पे करना पड़ेगा 5,48,84,500 पे उनको कितना टैक्स पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अपन नॉर्मल प्रोविजन से टैक्स पे कर रहे हैं, तो पता है अपना स्लैब रेट क्या रहेगा, 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 2.5 से लेकर 5 लाख तक 5% लगता है, 5 से लेकर 10 लाख तक 20%, और उसके ऊपर वाले पे 30% टैक्स लगेगा। तो अप टू 10 लाख का आप अगर कंप्यूटेशन करते हो तो आपका टैक्स आने वाला है 1,12,500, ये आपका टैक्स आने वाला है। जो इसके ऊपर वाला इनकम बचेगा, अपना इनकम कितना बच रहा है अभी
5,38,84,500 बचेगा। अगर इसमें से अपन 10 लाख का हटा देते हैं तो इसका 30% टैक्स लगेगा। तो यहाँ पे अपना टैक्स आने वाला है 538,84,500 मल्टीप्लाई बाई 30%। तो अपना टैक्स आएगा 1,61,65,350। तो यहाँ पे अपने पास टोटल जो टैक्स का अमाउंट आएगा वो आएगा अपने पास 1,12,500। तो 1,62,77,850। इसमें अपन ऐड कर देंगे 37% हेल्थ सरचार्ज। इसमें 37% अपन सरचार्ज ऐड कर देंगे तो कितना आएगा सर? 37% अपन ऐड क्यों किया? अपना इनकम 5 करोड़ से ज़्यादा है। अपना इनकम क्या है? 5 करोड़ से ज़्यादा है। तो ये ऐड करने के बाद अपना टैक्स आएगा 2,23,655। इसमें अपन ऐड कर देंगे 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड करने के बाद अपना टोटल जो टैक्स आएगा, टोटल टैक्स आएगा अपने पास वो आएगा 2,31,92,681। अपन को पता है कि अपन का टीडीएस कटा हुआ है 194A में 1,25,000 रुपये। तो यहाँ पे अपन टीडीएस लेस कर देंगे। यहाँ पे अपन क्या कर देंगे? टीडीएस लेस कर देंगे क्योंकि अपने टैक्स पहले ही पे कर चुके हैं गवर्नमेंट को। तो यहाँ अपन अभी ये वाला पे नहीं करने वाले। 1,25,000 अपन लेस कर दिया। तो अपने पास अब जो आएगा इनकम 2,30,67,680 अपने पास यहाँ पे टैक्स आने वाला है। सर 81 है ना? तो पता है आपको 10 का राउंड ऑफ में आपको करना पड़ता है। तो आपको ये वाला टैक्स यहाँ पे पे करना रहेगा। अब अपन यहाँ पे एक चीज़ और कंप्यूट करेंगे कि अपना इनकम 20 लाख रुपए से ज़्यादा है और अपन नॉर्मल प्रोविजन से टैक्स पे कर रहे हैं। तो अपन को यहाँ पे AMT भी कंप्यूटेशन करना पड़ेगा। अपन को AMT भी यहाँ पे निकालना पड़ेगा। अल्टरनेट मिनिमम टैक्स भी अपन को निकालना पड़ेगा। AMT कितना आता है सर? अपने प्रॉफिट का 18.5%। सर प्रॉफिट कितना आएगा अपना? तो अपना प्रॉफिट है 5,48,84,500। और पता है अगर अपन AMT पे करते हैं तो अपन को 80 IA से लेके 80 RRB तक का कोई भी अपन को डिडक्शन नहीं मिलता है और 80 AA उसके बीच में आता है। तो अपन को ये भी नहीं मिलेगा। तो ये भी अपन क्या करेंगे? वापस ऐड कर देंगे इसमें। ये भी अपन प्रॉफिट में से ऐड कर देंगे क्योंकि अपने उसको प्रॉफिट में से लेस किया था पहले। तो इसको वापस ऐड कर देंगे तो अपने पास जो इनकम आएगा AMT के लिए वो आएगा अपने पास 5,48,84,500 प्लस 36,38,250। तो अपना इनकम आएगा यहाँ पे 5,85,22,750। इसका अपन 18.5% AMT पे करने वाले हैं, राइट? इसका अपन 18.5% अपन AMT पे करने वाले हैं। वो अपन AMT पे करेंगे 1,08,26,708.75। इसको अपन 709 भी लिख सकते हैं। इसको अपन क्या कर सकते हैं? 709 भी लिख सकते हैं। अपना इनकम 5 करोड़ से ज़्यादा है तो हमको 37% का सरचार्ज लगेगा। तो इसमें ऐड कर देंगे 37%। तो अपना सरचार्ज के बाद जो इनकम आएगा वो आएगा अपना 1,48,32,591। इसमें अपन ऐड कर देंगे 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। ये भी ज़रूरी है ना? ये भी ज़रूरी है ना? तो अपने पास आएगा 1,54,25,895। इसमें से अपन लेस कर देंगे जो अपना TDS कटा हुआ था जैसे 1,25,000 का। तो ये लेस करने के बाद अपना टैक्स पेबल आएगा एज पर AMT आएगा अपना 1,53,0895 आ रहा है। इसको 900 कर देता हूँ, राइट? तो इतना अपन को टैक्स यहाँ पे करना रहेगा। तो इन दोनों में से जो हायर आएगा नॉर्मल प्रोविजन से और AMT से, विच एवरेज जो हायर अपन को टैक्स पे करना पड़ता है गवर्नमेंट को, तो अपन को ये वाला टैक्स यहाँ पे करना पड़ेगा। ठीक है, अपन को ये वाला टैक्स गवर्नमेंट को यहाँ पे करना पड़ेगा। तो अपना आंसर रहेगा यहाँ पे D वाला आंसर अपना यहाँ पे सही हो जाएगा। तो यहाँ आके अपना MCQ सीरीज पूरा खत्म हो जाता है। यहाँ आके अपना पूरा क्या होता है? MCQ सीरीज पूरा कंप्लीट हो जाता है। और अब आपको क्या करना है ना, फटाफट से अगर MCQs को वापस देखना है और जो भी डाउट है आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। सर मेरे को व्हाट्सअप आप कहाँ करेंगे? आप मेरे को व्हाट्सअप करेंगे 7568381075। ओनली क्या करोगे ना, आप मेरे को क्वेरीज के लिए यहाँ पे व्हाट्सअप करने वाले हो, राइट? यहाँ मेरे क्वेरीज के लिए अगर कोई भी क्वेरी आ रहा है आपको तो मेरे को यहाँ पे व्हाट्सअप करके आपको अपना क्वेरी रिजॉल्व करवा सकते हो। कोई भी दिक्कत नहीं है इसमें मेरे को। चलिए, थैंक यू।